हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों बिना स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है और बाकी मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मैं आपको रेगुलर वीडियो दूँ। तो दोस्तों देखो, हमने इससे जो पिछली वाली क्लास थी उसमें बात करी थी, यानी हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये स्टार्ट हो चुका था, एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों हम जो पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हम गुणनखंड और हमने बताया था गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और बताया था गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये दो तीन चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे कि किसी भी संख्या के गुणनखंड और उसी संख्या के गुणनखंडों का योग और उस संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, भाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों इस चीज़ पे आज बात करेंगे हम। तो दोस्तों और फिर उसके बाद इस चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म करके उसके बाद हम अपना ये टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों समझिए, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बात कर रहे हैं किस पे, गुणनखंड पे। किस पे बात कर रहे हैं दोस्तों? गुणनखंड पे। थोड़ा समझ लें, 5-6 मिनट में इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं गुणनखंड पे। गुणनखंड किस पे बात कर रहे हैं? गुणनखंड पे। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे गुणनखंड पे बात कर रहे हैं। तो जैसे मुझे भी कोई भी नंबर दे देगा एग्जाम में, क्या कहेगा? कोई भी नंबर दे दिया 100, कितना दे दिया? 100 नंबर दे के पूछेगा कि बताइए इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। 100 के क्या पूछ लेगा? कुल गुणनखंड कितने होंगे। और मुझसे पूछ लेगा कि बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। मुझसे पूछ लेगा कि इसके बताइए सम गुणनखंड कितने होंगे। मुझसे पूछ लेगा कि बताइए इस संख्या के विषम गुणनखंड कितने होंगे। मुझसे कहेगा बताइए इसके सभी गुणनखंडों का योग। मुझसे क्या कहेगा कि इसके सभी गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है आपको, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो भी नंबर दे रखा है उसके सबसे पहले क्या कर लेंगे? फैक्टर। क्या कर लेंगे? फैक्टर। तो इसे किससे काटोगे? 2 से। तो 2 पंजे 10 और 0, और फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा दोस्तों? 25 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो दोस्तों ये जो हमारा 100 लिखा हुआ है, 100 का मतलब है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये चीज़ आपको समझ में आई। हमने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के कुल गुणनखंड पूछे तो ये कितना है? 2। तो इससे 1 बढ़ा देंगे, कितना? 3। ये कितना है? 2, 5 की पावर 2, इससे भी 1 बढ़ा देंगे तो 3। तो 3 तिया 9। तो यानी 100 के जो कुल गुणनखंड होंगे दोस्तों वो कितने होंगे? 100। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भैया ये बताइए एक ही क्यों बढ़ा देते हैं, जैसे ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ भी 2 था, 3 बढ़ा दिया। तो दोस्तों इसलिए बढ़ा दिया, जैसे देखो ये 2 की पावर मान लो 5 है, या क्या है, मैंने मान लिया ये है नहीं, मैं अलग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 की पावर 5 है, तो इसके सभी गुणनखंड निकालेंगे तो देखो 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 1 2 छूट गया, कितने छूट गए? 2। 2 की पावर 2 3 4 और 5 है, 2 की पावर 5। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी पावर जो होती है उससे 1 बढ़ जाता है। ये वाला 0 वाला भी शामिल करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए 1 बढ़ाते हैं, आपको याद रखनी है चीज़, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता रहा था, जो मुझे नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा होगा और पूछेगा कि बताइए इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो मुझे क्या करना है कि उसके फैक्टर कर लेने हैं उसके पावर के रूप में। यानी फैक्टर भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड भी कैसे होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए, याद रखनी है बात, ठीक है। कितने होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद मैं बता दूंगा इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। अच्छा, अब मुझसे पूछ ले कि बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। क्या पूछ ले? अभाज्य। अगर मुझसे पूछ ले कि बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो अभाज्य पूछ ले तो दोस्तों देखो 2 कितना है? 1, और 5 भी कितना है? 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2। लेकिन अगर इसी चीज़ को एग्जाम में ऐसे पूछ ले, ऐसे जैसे अभी तो 100 दे रखा था, 100 के पूछ लिए मुझसे कि अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन अगर ऐसे दे दे एग्जाम में कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसके कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। मुझसे क्या पूछ ले कि इसके कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो इसमें क्या करेंगे? देखो 2 ये और 2 ये, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4, क्योंकि 2 यहाँ से होंगे, 2 यहाँ से होंगे। तो यदि ऐसे पूछ ले, कोई नंबर ऐसे दे
जैसे मान लो दे दे 3 की पावर 428 और इंटू 7 की पावर 283 और इंटू 11 की पावर 35 या 25 कुछ भी दे दे और क्या देगा इसके कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो हम क्या कर देंगे सिंपल पावर को ऐड करके टोटल बता देंगे। लेकिन यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है कि जो हमारा 100 है इसके अभाज्य गुणनखंड बताने, क्या केवल क्या बताने हमें अभाज्य गुणनखंड। आपको समझ में आया दोस्तों? वेरी गुड, समझ में आया तो अच्छी बात है। अब क्या बताने सम गुणनखंड, क्या बताने सम। अब सम कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया और आपको पता भी होगा, आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ये 5 है, इसे मुझे सम बनाना है तो मैं इसमें क्या कर दूंगा 2 का गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा सम। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर है अगर वो सम है तो उसका बेसिक फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है 2n। तो यानी सम की पहचान करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें 2 अगर हो तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सम। क्या हो जाएगा सम। जैसे ये देखो ये है, अब ये नंबर है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इसके सम गुणनखंड बताने तो सम के लिए 2 का गुणा जरूरी है, तो 2 एक बाहर निकाल लो यहाँ से, 2 एक हमने बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ 2 की पावर 1 रह जाएगी और 5 की पावर तो 2 ही रहेगी। तो क्या बता देंगे सम गुणनखंड। और फिर तो वही करना है, 2 की पावर कितना लगा 1 तो उसमें 1 बढ़ा दो 2, 5 की पावर कितना लगाया 2 तो 1 बढ़ा दो तो 3 दूनी 6। तो इसके सम गुणनखंड दोस्तों कितने हो जाएंगे 6। यदि मुझे इसके विषम बताने तो विषम निकालने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या होते हैं कि एक तो मुझे देखो इसके कुल गुणनखंड कितने हैं 9। 9 में आप जानते हैं कि कुछ क्या होंगे सम और कुछ होंगे विषम। तो मैंने निकाल लिया कि सम कितने आ गए 6, तो 9 में से 6 घटा देंगे तो कितने बचे विषम 3। कितने बचेंगे 3। विषम बचेंगे दोस्तों कितने 3। बात समझ में आई? यदि आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो ये है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसके विषम निकालने हैं तो ये नंबर तो सम ही देगा, तो इसको हटा दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सम होगा, ये सम है तो इसे हटा दो। तो बचा गया 5 की पावर 2, मैंने बताया 1 बढ़ाते हैं। क्या करते हैं 1 बढ़ाते हैं, तो दोस्तों 2 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? हालांकि मैं एक एग्जांपल और ले लूँगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा दोस्तों अब इसका योग निकालना है। क्या निकालना है योग। तो योग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये दे रखे हैं। अब मुझसे योग पूछ ले, क्या पूछ ले योग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मुझसे योग पूछ ले गुणनखंडों का तो मैं क्या करूँगा, तो देखो तो मुझे ये करना है कि 2 की पावर कितनी 2, तो 2 की पावर 1 बढ़ा दो 3 -1 और नीचे 2 -1 इंटू 5 की पावर कितनी 2, तो 5 की पावर 3 -1 और नीचे 5 -1। ठीक है, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और नीचे बचेगा 1। ये 5 25, 25 पंजे 125 में से 1 जाएगा तो 124 और 5 में से 1 जाएगा तो 4। देखो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, इसका गुणा कर दो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो ये कितने हो जाएंगे 217। यानी सभी गुणनखंडों का योग दोस्तों कितना हो जाएगा 217। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है या गलत किया है, ये चीज़ भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। चलिए तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा नंबर है 100, ये नंबर क्या है दोस्तों 100। देखो ये लिख दिया मैंने 100। 100 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और कौन सा होगा 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 100। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूट गया, 1 2 3 होगा नहीं, 4 5 6 7 8 9 25 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब होगा 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो कुल गुणनखंड दोस्तों कितने आए 9। अगर मुझसे पूछ ले अभाज्य तो अभाज्य कितना, एक तो ये है और एक ही है, 2 अभाज्य, तो मैंने बता दिया 2 अभाज्य। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में ऐसे करके दे रखा हो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसके कुल अभाज्य पूछ ले, क्या बोले कुल अभाज्य, तो आपको ये करना है कि पावर 2 + 2 तो इक्वल टू कितना कर देंगे 4 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, हर एक चीज़ पर ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये चीज़ ध्यान देनी दोस्तों। अच्छा अब बताइए सम, फिर हमने उसके बाद क्या निकाले सम गुणनखंड। सम कितने 6, चलो गिन लो 1 2 3 4
5 और 6, बिल्कुल सही बात है। फिर निकाल ले विषम, विषम कितने हैं, 1 2 3, बिल्कुल सही बात है। इनका योग निकाल लो दोस्तों, योग निकालेंगे तो देखो ये कितना हो गया, 150, 150 25 175, कितना हो गया, 175 हो गया। 175 में 20 जोड़ दो, 175 में देखो 20 जोड़ दो और 5 भी जोड़ दो तो 200 हो जाएगा। भैया 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 200 हो जाएगा, बचा क्या, 10 और 4 14, 14 2 16, 16 और 1 17, तो यानी 217 आ गया। 217 देखो यहाँ भी 217 ही आ रहा था, समझ में आया। ऐसे ही समझना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर इनको जोड़ करेंगे तब भी कितना आएगा, 217। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके फिर आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा मैंने अगला एग्जांपल ले लेता हूँ, बताइए मैं क्या लूँ एग्जांपल। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा कोई भी नंबर ले रहा हूँ मैं, बताइए मुझे। मैंने नंबर ले लिया 400 ले लो, बताइए कुछ तो बताइए। 3 नंबर ले रहा हूँ 120, क्या ले लिया मैंने, 120। 120 के मुझे क्या क्या बताने हैं, कुल गुणनखंड बताने हैं, भाज्य बताने हैं, अभाज्य बताने हैं, सम बताने हैं और विषम बताने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा क्या काम है कि इसके क्या कर दूंगा, फैक्टर। तो 2 से काटेंगे तो 2 छिंगे 12 और 1 0, फिर 2 से काट लो दोस्तों। 2 से काटेंगे तो कितने बार, 30 बार। फिर 2 से काटेंगे तो कितने हो जाएगा, 15 बार। फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार और फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो 120 के जो गुणनखंड हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। आपको समझ में आया या नहीं आया। अब यहाँ तक तो मैंने समझाने वाली कोई बात बताई नहीं, तो समझ में क्या आएगा दोस्तों। अच्छा देखिए, अब इसके यदि मुझसे क्या पूछ ले कि बताइए इसके कुल गुणनखंड बताइए, क्या पूछ ले, बताइए दोस्तों इसके कुल गुणनखंड बताइए। तो यहाँ कितना है, 3, तो 1 बढ़ा दो 4, 1 तो 1 बढ़ा दो 2, यहाँ कितना है पावर 1, तो यहाँ भी 1 बढ़ा दो 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो दोस्तों इसके कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 16। कितने हो जाएंगे, 16। यदि आपसे पूछ ले कि इसके अभाज्य बताइए, क्या बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो दोस्तों अभाज्य क्या हो जाएंगे, देखो 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 3 अभाज्य होंगे, ठीक है। और अगर वैसे पूछ ले कि इसके कुल अभाज्य बताइए तो आपको पावर को ऐड करना है। देखो 3 + 1 + 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 होंगे। और अगर आपसे ये चीज़ दे के फिर पूछ ले कि बताइए इसके कुल अभाज्य पूछ ले तो ये हो जाएंगे। और अगर नॉर्मली अभाज्य पूछे तो इतने होंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। यदि दोस्तों मुझसे पूछ ले कि इसके सम गुणनखंड बताइए, क्या बताइए, सम गुणनखंड बताइए, तो अभी मैंने आपको बताया था, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और सम बनाना है तो क्या करेंगे, 1 2 को बाहर निकाल लो, 2 हमने बाहर निकाल दिया, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो देखो अब ये कितना है, 2, 1 बढ़ा दो 3, 1 में 1 बढ़ाओ 2, 1 में 1 बढ़ाओ 2, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो दोस्तों इसके सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 12। यदि हमसे पूछ ले कि भैया विषम कितने हो जाएंगे, तो विषम देखो टोटल कितने 16 और उसमें सम आ गए 12, तो भैया 16 में से 12 को घटा दो तो 4 क्या बचे, विषम। लेकिन अभी मान लो हमें समझ में नहीं आया, हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि यदि किसी संख्या के विषम निकालने, क्या निकालने, विषम, तो सम को हटा दो। लो भैया हमने हटा दिया। यहाँ पावर कितनी 1, तो 1 बढ़ा दो। यहाँ पावर कितनी 1, तो 1 बढ़ा दो, तो 2 दूनी 4। तो दोस्तों विषम गुणनखंड कितने आ गए, 4। कितने आ गए, 4। अगर हमसे पूछ ले क्या, देखो क्या क्या पूछ लिए हमसे, कुल भी पूछ लिए, भाज्य भी पूछ लिए, सम भी पूछ लिए और विषम भी पूछ लिए। अगर इनका योग पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों, योग, क्या पूछ ले, योग। अगर हमसे योग पूछ ले तो, यदि हमसे योग पूछ ले तो हम क्या करेंगे, क्या देखो 2 की पावर 3 तो 1 बढ़ा, 2 की पावर 4 - 1 और 2 - 1 इंटू 3 की पावर 1 तो 1 बढ़ा दो, 2 - 1 और 3 - 1, 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 2 - 1 अपॉन 5 - 1, सिंपल।
तो 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, 16 में से क्या तो 15 और नीचे 1, 9, 9 में से क्या तो 8 और नीचे 2, 25 में से क्या तो 24 और नीचे कितना हो जाएगा 4। काट पीट कर लो, 4 छक्के 24, 2 चौके 8, देखो 15 चौके 60 और 60 छक्के 360। तो दोस्तों इसके सभी गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो दोस्तों एक चीज़ और समझ लो, देखो कुल पूछ लिया, अभाज्य पूछ लिए, सम पूछ लिए, विषम पूछ लिए, योग भी पूछ लिया। यदि मुझसे भाज्य पूछ ले तो क्या पूछ ले, भाज्य। तो भाज्य में देखो क्या करेंगे, अगर भाज्य निकालना होगा इसका तो आप जानते हैं दोस्तों, मुझे इसके बताने के भाज्य गुणनखंड कितने होंगे। जो किसी ने, यानी भाज्य का मतलब समझते हैं वो संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो क्या होती हैं, भाज्य। तो आप जानते हैं इसके कुल कितने हैं 16। कुल कितने दोस्तों 16, और 16 में से अभाज्य कितने हैं 3। 16 में से अभाज्य कितने हैं 3, तो बचे कितने दोस्तों 13। लेकिन इस 13 में एक भी शामिल है, क्या शामिल है 1। लेकिन आपको पता है एक ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य होता, तो उसे तो इसकी श्रेणी में नहीं रख सकते। तो दोस्तों अगर भाज्य पूछ ले तो कितने हो जाएंगे 12। कितने हो जाएंगे 12। क्यों हो जाएंगे 12, क्योंकि वन को नहीं लेना, क्योंकि वन ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य होता है। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई। एक बार चलो मैं करके और दिखा दे रहा हूँ। जो 120 लिखा हुआ है, देखो 120 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से, 9 से नहीं कटेगा, 10 से, 12 से, 15 से और 15 के बाद 20 से, 25 से तो नहीं कटेगा, 30 से, 30 के बाद 40 से, 40 के बाद 60 से, 60 के बाद 120 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक छूट गया दोस्तों। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 से कट जाएगा, 9 से, 10 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, ना 13 से कटेगा ना 14 से कटेगा, 15 से, फिर 16 17 18 19 से नहीं कटेगा, 20 से, 20 के बाद 21 22 24 से और कट जाएगा। किससे कटेगा दोस्तों 24 से, 24 और 30। अब हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए टोटल 16। अगर 16 में से अभाज्य पूछ ले तो दोस्तों अभाज्य कितने हो जाएंगे 1 2 3। अभाज्य कितने हो गए 3। सम पूछ ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम कितने 12। विषम कितने हैं 1 2 3 और 4। विषम कितने हैं 4। योग पूछ ले तो 360। भाज्य पूछ ले तो भाज्य में देखो, भाज्य में ना तो आप इसे लेंगे ना इसे लेंगे और ना इसे लेंगे, वन को भी नहीं लेना, क्योंकि वन ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य होता। तो कितने हट गए 1 2 3 4, तो 16 में से 4 हट गए, तो बचे कितने 12। आपको समझ में आया, वेरी गुड। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ की। कंसेप्ट क्लियर करिए, बिल्कुल कोई डाउट न रहे मन में किसी भी तरह का। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं किसकी, देखो एलसीएम की बात करते हैं। पहले बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य। सही लिखा है हिंदी में, अगर ना समझ में आए तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य ही होता है। और यदि देखो अब इसमें क्या बताना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों वो समझिए। लघुत्तम यानी छोटी, यानी कहने का मतलब ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी तरह से चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी तरीके से चला जाए। और इससे भी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए दोस्तों। देखिए मैंने नंबर दिए आपको
एक तो दे दिया 4 और एक दे दिया 6, 4 और 6 दे दिया। बताइए इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मतलब होता है कि वो छोटे से छोटा गुणज जो दी हुई संख्याएं हैं उनके छोटे से छोटा गुणज बताना है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग पूरी पूरी तरह चले जाए। तो जैसे समझिए ये 4 है, 4 के दोस्तों यदि सभी गुणनखंडों की बात करूं तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 4 ही होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा और 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, ऐसे ही रहेंगे दोस्तों आगे तक। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। दूसरी संख्या है मेरी 6, 6 के अगर दोस्तों गुणजों की बात करूं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए अगर इन दोनों में कॉमन देखूं तो क्या कॉमन है, 12 भी कॉमन है। इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो दोस्तों देखो 24 भी कॉमन है और कॉमन की बात करूं तो देखो 36 भी कॉमन है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इसका एलसीएम 36 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ लिखा क्या है, लघुत्तम। क्या, लघुत्तम। वो कॉमन है वो तो अलग अलग बात है, लेकिन मुझे कौन सी लेनी है, सबसे छोटी। क्या लेनी है दोस्तों, सबसे छोटी। कितनी लेनी है, सबसे छोटी। तो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। याद रखोगे, अब भूलोगे तो नहीं। अब देखो एलसीएम निकालने की दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 2। एक तो गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। दोनों समझिए, इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक तो होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। जैसे कोई भी 2 नंबर ले लिए मैंने, कोई भी 2 नंबर ले लिए। जैसे नंबर ले लिए दोस्तों मैंने एक तो ले लिया 18 और एक ले लिया 24। बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एक विधि तो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करना है, आपको 18 के गुणनखंड करने हैं। देखो ये 18 लिखा हुआ है, 18 के फैक्टर करो, 2 से काटेंगे तो 9 बार, 3 से काटेंगे तो 3 बार और 3 से काटेंगे तो 1 बार। तो 18 के गुणनखंड हो गए 2, 3 और 3। अब 24 के गुणनखंड करेंगे। अगर दोस्तों 24 के गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1। तो 2, 2, 2 और 3। तो दोस्तों अब इसका क्या बताना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या देखते हैं, जो कॉमन होता है पहले तो वो देखो, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो, बचा वो भी ले लो। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा तो कॉमन क्या है, 2 और क्या है 3, बाकी बचा उन सबको भी ले लो। एक 3 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 3, 2 और 2। देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो दोस्तों इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 72। दूसरी विधि समझिए। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है भाग विधि। क्या है, भाग विधि। भाग विधि में क्या करना है, ये 24 है और ये 18 है, ये 18 है और ये 24 है। तो दोस्तों देखो ये इसे काटेंगे, 2 से काट लो तो 9 बार, इसे भी 2 से काट दो तो 12 बार। अब 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काट दो। हालांकि ये कट जाएगा 2 से, एक बार 2 से काटोगे, लेकिन ऐसा नंबर देखो जहाँ से, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। 2 से काटेंगे तो 9 और ये 6, अभी फिर 2 से कट जाएगा तो कितना, 9 ही रहेगा, ये 3 रहेगा। अब 3 से काट लो, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3 से काटोगे 1 और 1, जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक 1 नहीं हो जाएगा। तो इसके जो दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा, इसे आप नोट करते रहें साथ के साथ। ये तो हो गई क्या, गुणनखंड विधि। ये हो रही है भाग विधि। तो दोस्तों भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2, 2, 2, 3 और 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आई। चलिए ये चीज़ समझ में आई तो एक और चीज़ समझिए। एलसीएम बता दिए हम आपको, बताया कि नहीं बताए। देखो अगर ये चीज़ समझ में आई दोस्तों तो एक चीज़ और समझिए। जैसे देखो 2 नंबर दे रखे हैं आपको, आपको दे रखा है क्या क्या,
18, 18 तो ले ही लिया था अभी, दूसरा कुछ ले लो भाई। बताइए 12 और 36 का एलसीएम बताइए, क्या बताइए 12 और 36 का एलसीएम। तो देखो अगर एलसीएम ले रहे हैं, कोई भी 2 है या 3 संख्या कोई भी है, यदि छोटी वाली, देखो यदि बड़ी वाली संख्या छोटे वाले की टेबल में आती है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, यानी 36 12 का क्या है, गुणज है, तो एलसीएम यही हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 12 तिया 36, देखो ये इसके पहाड़े में आता है 36 12 के में, तो 36 ही गुणा इसका एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो आप करके देखेंगे तब भी वही बात होगी। देखो 12 और 36 से करेंगे तो किससे काटोगे, 2 से काटोगे, 6 2 से काटोगे तो 18, 2 से काटोगे तो 3, 2 से काटोगे तो 9, 3 से काटोगे तो 1 और 3 से काटोगे तो 3, फिर 3 से काटोगे 1 और 1, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36। आपको याद रखनी है कि कोई भी 2 संख्या दे रखी है और उसमें से एक संख्या दूसरी का गुणज होगी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वही बड़ी वाली संख्या ही हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और लेके मैं समझा देता हूँ तुम्हें। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 12 18 24 और 72 का एलसीएम बताइए, 72 का एलसीएम बताइए। तो दोस्तों देखो इसमें देखो ये जो 72 है, ये 72 24 का भी गुणज है, 18 का भी गुणज है, 12 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है। तो यहाँ से जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72, यानी 72 ही हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा, 72 ही हो जाएगा। आपको इतनी सी बात याद रखनी है और आपको कुछ नहीं याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी एलसीएम से रिलेटेड। एलसीएम में और कोई खास बात नहीं है, बस यही कुछ बातें, 2 4 बातें ये आपको बस याद रखनी है, ठीक है। तो ये एलसीएम के बारे में हो गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम की 2 विधियाँ होती हैं। एलसीएम की कितनी विधियाँ होती हैं दोस्तों, 2, ठीक है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अभी करेंगे। पहले दोनों चीज़ मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब समझिए एचसीएफ क्या होता है। अब समझिए एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों, ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। दोस्तों समझिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम में हम क्या कह रहे थे, वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याओं में पूर्णतः भाग हो जाए। कितना हो जाए, पूर्णतः भाग हो जाए, पूर्णतः भाग हो जाए। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये होगा कि एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याओं में पूर्णतः भाग हो जाए, यानी पूरा पूरा भाग हो जाए। कैसे दोस्तों समझिए, इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा। अगर देखो अगर आप लिख रहे होते हैं, साथ साथ नोट्स वगैरह बना रहे हैं, लिख रहे होते हैं, तो मैं तो देखो यहाँ टाइम की शॉर्टेज होती है तो जल्दी मिटा देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद लिख लिया करो दोस्तों, ठीक है। तो देखो अब मुझे कोई 2 संख्याएं दे दी, मुझे संख्याएं दे दी 8 मतलब चलो 12 और 18, क्या दे दिया, 12 और 18 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है दोस्तों। क्या बताना है, एचसीएफ, क्या बताना है, एचसीएफ। देखो इससे पहले मैंने एलसीएम बताया था, उसमें क्या बताया था,
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो हमने 4 के गुणज बताए थे आपको और 6 के गुणज बताए थे, तो उनका एलसीएम लेके बताया था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, फैक्टर। यहाँ क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखो ये 12 है, 12, यदि 12 के गुणनखंड की बात करें दोस्तों, देखो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12। अगर दोस्तों 18 की बात करूं तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, और 6 3 18 और 18 भी होगा। इतने गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2, 9 और होगा, इसका 9 और 18। ठीक है, इतने गुणनखंड होंगे। अब मुझे क्या बताना है, देखो अगर दोस्तों बात करूं इसके कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, 4 तो नहीं है, 6 भी है, 6 के बाद आगे कोई नहीं है। तो हालांकि देखूं तो ऐसे अब 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझसे क्या कह रहा है, महत्तम। महत्तम का मतलब समझते हो, सबसे बड़ा। क्या दोस्तों, सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 6 दोस्तों, क्या है, 6। तो इसका HCF भी क्या होगा, 6 ही होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6। ठीक है, तो इसका HCF भी कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब जो 6 एक ऐसी संख्या है, 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 और 18 दोनों में पूरी तरह भाग चला जाएगा। 12 और 18 में दोनों में पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 6। दोस्तों HCF निकालने की भी 2 विधियाँ होती हैं। HCF निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं, 2, दोनों समझ लीजिए। पहली होती है दोस्तों गुणनखंड विधि। क्या होती है, गुणनखंड विधि। हालांकि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि गुणनखंड विधि और भाग विधि, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन मेरा फर्ज है यहाँ पे बताना, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों समझिए, समझेंगे मेरे प्यारे भाइयों। मैंने नंबर ले लिया क्या, 24, छोटा ले लूँगा, बड़ा सा ही ले लो नंबर, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। मैंने नंबर ले लिया दोस्तों 40 और 72। इन दोनों का क्या बताना है, HCF। क्या बताना है, HCF। तो पहला तरीका तो दोस्तों गुणनखंड विधि। पहला कौन सा है, गुणनखंड विधि, यानी फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड। एक तो राइटिंग आनी चाहिए यार। गुणनखंड विधि। क्या दोस्तों, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या है, गुणनखंड विधि में जो भी आपको नंबर दे रखे होंगे, क्या दे रखे थे, 40 और 72। तो आप एक बार 40 के गुणनखंड कर लीजिए। 40 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काट लो तो कितने बार, 20 बार कट जाएगा। 2 से काटोगे तो 10 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार, और 5 से काटोगे तो 1 बार। कितने बार कटेगा दोस्तों, 1 बार। अब 72 ले लो, 72 को काटोगे तो 2 से काटोगे तो 36 बार, 2 से काटोगे तो 18 बार, 2 से काटोगे तो 9 बार, 3 से काटोगे तो 3 बार, और 3 से काटोगे तो 1 बार। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ से निकालोगे 40 के गुणनखंड 2 2 2 और 5। यहाँ से दोस्तों 72 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2 2 3 और 3। अब इसमें देखो HCM में देखो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था LCM। LCM में क्या देख रहे थे, जो कॉमन होते हैं वो, और जो कॉमन नहीं होते वो भी। तो देखो, लेकिन HCM में क्या देखेंगे, केवल जो कॉमन होंगे वही वही लेने, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, 2 2 2, तो यानी 2 2 और 2। तो दोस्तों इनका HCF कितना हो गया, 8। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों इनका HCF कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। समझ में आया कि नहीं? जो कॉमन जो छूट जाए उनसे कोई मतलब नहीं, केवल वही देखेंगे जो कॉमन। अगर यहाँ भाई दबे नंबर 3 होते तो तीनों में कॉमन देखते, 4 होते तो 4 में कॉमन देखते, 10 होते तो 10 में कॉमन देखते। ठीक है दोस्तों, तो ये समझना है आपको चीज़। अब समझिए भाग विधि। भाग विधि क्या होती है, इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूँ। अरे यार ये बोर्ड और हिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाग विधि। भाग विधि देखो दोस्तों, नंबर क्या दे रखा था, 40 और 72। तो जो छोटा नंबर होता नहीं, उससे बड़े नंबर में भाग कर देते हैं। तो ये 40 है,
40 में किससे भाग कर देंगे, 72 से। तो 40 एकम 40, 2 बार तो जाएगा नहीं। कितना बचा दोस्तों, 2 और 3 यानी 32। अब 32 का भाग किस में कर देंगे, 40 में। देखो ये जो नंबर होता है उसे यहाँ ले आते हैं, ठीक है, 40 में। तो कितने बार जाएगा, 32 एकम, यहाँ लिख दे रहा हूँ 32 एकम 32। कितना बचा, 8। अब ये 8 है। अब अरे यार यहाँ बन नहीं रहा, थोड़ा इधर को करके लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 40 और 72। देखो जो छोटा नंबर होता है उसमें बड़े से क्या कर दे, बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग कर दे दें। तो 40 एकम 40। कितना बचा, 2 और 3। फिर अब ये 32 ये वाला नंबर होता है, इसे यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 40। तो 32 एकम 32। कितना बचा, 8। अब फिर ये वाला जो लास्ट वाला नंबर होता है तो इसे यहाँ ले लेंगे फिर से। तो ये 32, 8 चौके 32। जहाँ पे दोस्तों भाग पूरा पूरा चला जाता है, जहाँ कुछ नहीं बचता, तो वो लास्ट वाला फैक्टर होता है, यानी लास्ट वाला जो लास्ट टाइम जिससे भाग जा रहा है वही HCF होगा। तो दोस्तों इसका HCF कितना हो जाएगा, 8। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यहाँ 3 नंबर होते तो देखो पहले 2 का ले लेंगे, फिर 2 का जो आ जाएगा उसे तीसरे वाले के साथ ले लेंगे। उसे क्या कर लेंगे, तीसरे वाले के साथ ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ये होता, मान लो 40 और 72 और 80 ये नंबर होते मान लो भाई दबे। तो हम क्या करते, पहले इन दोनों का ले लेते। तो इन दोनों का कितना आ गया, 8। अब 8 को 80 के साथ ले लेते। 8 को किसके साथ ले लेते, 80 के साथ। तो 8 दाई 80, पूरा पूरा ये भी कट जाएगा। तो इसका HCF कितना रहता, 8 ही रहता दोस्तों। कितना रहता, 8 ही रहता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। एक चीज़ और समझिए, जैसे कोई भी 2 नंबर दे रखे, मुझसे कह दिया कि बताइए 23 और 30 का HCF बताइए। क्या बताइए, 23 और 30 का। तो देखो अगर 23 के दोस्तों फैक्टर की बात करूँगा तो 1 होगा और 23 होगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। और 30 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और क्या होगा, 1 2 3 5 10 होगा, और 15 होगा, और 30 होगा। तो दोस्तों इन दोनों में बताइए कॉमन क्या क्या है। कॉमन देखो केवल क्या है, 1। केवल क्या है, 1। 1 के अलावा और तो कोई नहीं है। तो इनका HCF मेरे भाई और बहनों कितना हो जाएगा, 1। HCF कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, उनका HCF पूछा हो, लेकिन उनमें एक प्राइम हो, उनमें एक क्या हो, प्राइम, तो उनका HCF हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। प्राइम का मतलब अभाज्य। क्या होता है, अभाज्य। यानी HCF पूछ ले यदि आपसे कभी, उनमें दी हुई संख्याओं में एक संख्या प्राइम यानी अभाज्य हो, तो उनका HCF हमेशा कितना रहेगा, 19। क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। तो केवल उनमें 1 ही कॉमन आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं 2 संख्याओं में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो सब में ही कॉमन आता है। तो अगर कोई नंबर है उनमें यदि कुछ नहीं कॉमन मिल रहा तो कितना मिलेगा, 1। जैसे समझिए ये 9 और 16, क्या 9 और 16। तो 9 के गुणनखंड दोस्तों कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 खुद हो जाएगा। और 16 की बात करूं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा। तो हालांकि फैक्टर तो इनके 1 2 से ज़्यादा है, लेकिन कॉमन क्या है, केवल 1। तो दोस्तों इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1। कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, 1। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई। तो मैंने आपको बताया LCM के बारे में बताया, मैंने आपको HCF के बारे में बताया। दोस्तों अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और टाइम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग, आप ये समझिए, नाइट में टाइम निकाल के शूट करनी पड़ती है वीडियो। अभी अगर बात करूँ तो नाइट में 1 बज रहा है अभी रात का। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। तो आगे आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। आप देखते रहिए अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें आप, यही मेरी दुआ है भगवान से। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाय।